व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। उस फिनिक्स वाली लड़की का नाम गुयू था। उसके भीतर अमर फिनिक्स ब्लड लाइन मौजूद थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन गुलियानजी एन के बाद उसकी अपनी ब्लड लाइन पावर का जागृत होना लगभग असंभव हो गया था। ये तब तक था जब तक वो डिवाइन रूइन में नहीं गिरी और उसे रहस्यमयी सीनियर से नहीं मिली। उसके पास असीम मैजिकल पावर थी। उसने न केवल उसे अनमोल ट्रेजर्स दिए और कल्चरेशन सिखाई, बल्कि उसे अपार ज्ञान भी प्रदान किया। हालांकि वो ना तो उसके मूल के बारे में जानती थी, ना ही उसका नाम जानती थी, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी साफ साफ नहीं देख पाती थी। उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए वो अक्सर उसे मास्टर कहकर पुकारना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो कभी इसके लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद कल्चरेशन के लंबे वर्षों के दौरान भले ही ट्रेनिंग बेहद कठिन और कष्टदायक थी, फिर भी उसका दिल अतुलनीय संतोष से भरा रहता था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान गुचैंग ने बड़ी आसानी से उसे उल्टा उठाकर हवा में लटका दिया। वो तुरंत शिकायत करने लगी कि आखिर वो एक लड़की है। गुचैंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या तुम्हारे दुश्मन इस बात की परवाह करेंगे कि तुम मेल हो या फीमेल? अगले दिन गुचिंग लिटिल मून गैजिंग बेहेमोथ को लेकर आया और उसे बताया कि आज से ये भी उसके साथ ट्रेनिंग करेगा। जाने से पहले उसने वैनकाई से कहा कि उसके साथ थोड़ा नरमी बरते। गुयत वो कुछ उलझन में पड़ गई और गुचशंग से बोली कि वो उसे बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा है। इतने लंबे समय तक उसके अधीन कल्टीवेशन करने के बाद भी क्या वो सचमुच उस क्रिएचर को हराने में सक्षम नहीं थी? लेकिन अगले ही पल वो कई मीटर दूर हवा में उछल गई और जाकर एक विशाल चट्टान से जोरदार टक्कर खाकर गिरी। समय बीतता गया। गुचैंग के साथ रहते रहते उसके मन में धीरे धीरे उसके लिए अलग तरह की भावनाएं जन्म लेने लगी। वह सोचने लगी कि अगर वे मास्टर और डिसाइपल नहीं बन सकते तो शायद कुछ और बन सकते हैं। एक दिन गुचिंग ने अचानक उससे पूछा कि वह अपनी चोटों का इलाज करने के लिए कपड़े क्यों उतार रही है। गुयू बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि इस तरह उपचार का प्रभाव बेहतर होता है। फिर उसने सहज भाव से पूछा, वैसे सीनियर, क्या आपकी कोई पत्नी है? गुचांग के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने उसे बताया कि उसे बच्चे पसंद नहीं है। फिर उसने उसे कल्चरेशन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और याद दिलाया कि इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अपनी कल्पनाओं को बेवजह मत दौड़ाओ। ये सुनते ही गुयू के चेहरे पर निराशा छा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। उसकी आशाएं धूप में जमी बर्फ की तरह नाजुक थी। गुचैन के केवल एक वाक्य ने उसकी सारी कल्पनाओं को पिघलाकर समाप्त कर दिया। समय बीतता गया। डिवाइन रूइन को घेरे रहने वाली इमोर्टल मिस्ट और अधिक घनी होती चली गई, जिससे लोगों के लिए इस स्थान को ढूंढना लगातार कठिन होता गया। धीरे धीरे ये स्थान एक ऐसी दूरस्थ किंवदंती बन गया जो वास्तव में अस्तित्व में थी। 1000 वर्ष बाद गुयू फिर से डिवाइन रूइन लौटी और चुपचाप उस विशाल एपोच ट्री के नीचे पहुंची जहां गुचेंग रहा करता था। अब तक वो पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक यंग वुमेन बन चुकी थी और उसकी सुंदरता पहले से भी अधिक मनमोहक हो गई थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सीनियर यू एर अब बड़ी हो चुकी है। गुचैंग ने केवल एक नजर उस पर डाली और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आखिरकार तुम क्वाजी एपर रियलम तक पहुंच ही गई। गुयू उसके थोड़ा और करीब आ गई। उसे वो बात याद आई जो उसने बहुत पहले उससे कही थी। फिर उसने पूछा, सीनियर, क्या आपको याद है कि यूएर ने उस समय आपसे क्या कहा था? हालांकि गुचैंग धीरे धीरे खड़ा हो गया और उससे कहा, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। उसके शब्द सुनते ही गुयू पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए वो बुदबुदाई, क्या आपने सचमुच मुझे जाने के लिए कहा? वो तुरंत उसकी बात काटते हुए बोली कि वो यही रहना चाहती है। गोचेंग धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और शांत स्वर में कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई बोझ नहीं होता जो कभी खत्म ना हो। उसने उसे बताया कि उसका अपना रास्ता और अपने लक्ष्य है, जबकि उसके पास भी ऐसे काम है जिन्हें उसे पूरा करना है। ये सुनकर गुयू चिंतित होकर पूछने लगी कि क्या वो इमोर्टल डोमेन जा रहा है। फिर उसने विनती की कि कम से कम वो अपना नाम तो बता दे, लेकिन अगले ही पल को चे ने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और एक साधारण सा स्पेल कास्ट कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि नामों का कोई अर्थ नहीं होता। अगर वो किसी दिन उसके रियलम तक कल्टीवेट कर सकी तो शायद भाग्य उन्हें भविष्य में फिर से मिलने का अवसर दे देगा। जैसे ही गुयू ने उसे पुकारा, उसका शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध
बुद्ध जबरदस्ती पीछे की ओर धकेल दिया गया। एक ही पल में उसे डिवाइन रूइन से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, बाहर खड़ी गुयू के दिल में निराशा और उदासी दोनों भर गई। वो चुपचाप सोचने लगी कि सीनियर का ये कहने का क्या मतलब था कि वो भी जा रहा है। आखिर वो इतने समय से एंशंट एपोज की रक्षा क्यों कर रहा था, और क्या उन्हें कभी दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। उधर गुचेंग आसमान की ऊंचाइयों में मंडरा रहा था। उसने मन ही मन कहा कि जाल पहले ही बिछाया जा चुका है। डिवाइन रूइन की कहानी अंततः केवल एक दंतकथा बनकर रह जाएगी, जो पुराने ग्रंथों और भूले बिसरे ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज होगी। अपनी अकड़ी हुई पीठ को खींचते हुए गुचिंग ने राहत की लंबी सांस छोड़ी और खुद से कहा कि इतने वर्षों तक वहाँ रहने के बाद अब वो आखिरकार वापस लौट सकता है। फिर उसने एपिक ट्री की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि इस बड़े साथी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, वरना आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह अराजकता में फंस जाएंगी। और उसे डर था कि कर्म के बैकलैश से वह सचमुच राख में बदल सकता है। अगले ही पल गुचेचिंग समय की नदी के भीतर यात्रा कर रहा था, जबकि कर्म का बैकलैश बेहद भयानक शक्ति के साथ उसकी ओर उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन सोचा कि ये प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की गुवेर ने भविष्य की पीढ़ियों की व्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव कर दिया था। गुचिंग ने तुरंत सुरक्षा के लिए ग्रेट डॉट रिजर्वेस्ट निकाल लिया और उथल पुथल से भरी स्पेस टाइम रिवर को पार करने के लिए संघर्ष करने लगा। दबाव को सहते हुए उसने मन ही मन महसूस किया कि डेस्टिनी नथिंगनेस फिजिक के साथ समय की नदी को पार करना वास्तव में काफी सुरक्षित था। लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ा अफसोस था। ये सचमुच दुर्भाग्य की बात थी कि उस समय उसके पास शिया रुयन को ढूंढने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। गुचिंग अब इस यात्रा के अंतिम चरण के करीब पहुंच चुका था। पसीना उसकी आंखों में चुभ रहा था, जबकि उसके होठों के कोने से धीरे धीरे रक्त बह रहा था। उसके सिर के ऊपर ग्रेट डायो ट्रेजर वेस्ट सुरक्षात्मक रूप से मंडरा रहा था, लेकिन उसकी चमक लगातार मंद पड़ती जा रही थी क्योंकि आसपास के वॉइड में दरारें फैलती जा रही थी। उसने चुपचाप प्रार्थना की कि ये बस थोड़ी देर और टेक जाए। अगर ये अभी टूट गया तो समय की नदी उसे पूरी तरह चीर कर रख देगी। फिर अगले ही क्षण गोचिंग आखिरकार उस भयंकर कार में बैकलैश से निकल गया और सफलतापूर्वक वर्तमान युग में लौट आया। वो अचानक रुक गया, लेकिन उसके ऊपर मंडरा रहा ट्रेजर विश सीधे उसके सिर के पीछे आकर टकरा गया। भारी सांस लेते हुए उसने उस जगह को रगड़ा और मन ही मन बुदबुदाया कि ये पूरा अनुभव कुछ ज्यादा ही रोमांचक रहा था। जीवे डाउ डोमेन के भीतर गुचिंग डिवाइन बोट ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर खड़ा था, जो उसे यहुआ इमोर्टल डायनेस्टी नामक स्थान की ओर लेकर जा रही थी। अपने सामने फैली दुनिया को देखते हुए उसने सोचा कि वो आखिरकार वर्तमान में लौट आया था। हालांकि बदलाव काफी बड़े थे। पुरानी जीवेई इंपीरियल डायनेस्टी पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह अब युवा इमोर्टल डायनेस्टी अस्तित्व में थी। गुचिंग ने मन ही मन कहा कि उसने वास्तव में उसे निराश नहीं किया। वो सक्सेसफुली एपर रियलम तक पहुंच गई थी और अपनी स्वयं की इमोर्टल डायनेस्टी स्थापित कर चुकी थी, और डिवाइन रू से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी निश्चित रूप से अभी तक मौजूद होने चाहिए थे। इस बात की पुष्टि स्वयं करने का निर्णय लेते हुए उसके शरीर से हल्की बैंगनी धुंध डिवाइन सेंस की तरह नीचे फैलने लगी और पूरे शहर को ढक लिया। जल्द ही उसने एक वृद्ध ग्राहक और भोजन की दुकान के मालिक के बीच हो रही बातचीत सुन ली। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उनकी युवा इमोर्टल डायनेस्टी इतने वर्षों से शांति का आनंद ले रही है और इसका पूरा श्रेय फिनिक्स फेदर एप्रेस को जाता है। दुकानदार ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि अगर फिनिक्स फेर एपर्स ना होती तो उनके जैसे साधारण लोग कभी इतनी समृद्ध जिंदगी नहीं जी पाते। फिर बूढ़े व्यक्ति ने अफसोस भरी सांस ली और कहा कि ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। काश एपरस कुछ लाख वर्ष और जीवित रह पाती तो यहोवा इमोर्टल डायनेस्टी निश्चित रूप से और भी अधिक समृद्ध हो जाती। दुकानदार ने सावधानी से चारों ओर देखा और फिर धीमी आवाज में आप भरते हुए कहा कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने जो सुना था उसके अनुसार एम्प्रेस ने डाउ इसलिए प्राप्त किया था क्योंकि उन्हें डिवाइन रूइन के भीतर मौजूद उस सर्वोच्च अस्तित्व का व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उसने आगे कहा कि उसके बाद डिवाइन रूइन फिर कभी किसी को नहीं मिला। गुचैंग धीरे धीरे स्पेस की परतों के बीच मौजूद वॉइड में विलीन हो गया और मन ही मन बोला कि ये बहुत अच्छा है। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने योजना बनाई थी। अगले ही पल गुचिंग एक झटके में डिवाइन रूइन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जब वो उस रूइन के करीब पहुंचा जिसे उसने स्वयं बनाया था, उसकी नजर उस ट्रेजर स्वर्ड पर पड़ी जो उसने कभी यूअर को दी थी और जो अब भी प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। गुचिंग ने धीरे से खुद से कहा कि ऐसा लगता है कि दाव प्राप्त करने के बाद वो कई बार यहाँ वापस आई थी, लेकिन उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो वो फिर कभी डिवाइन रेन के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हुए उसने उस प्राचीन स्वॉर्ड को पकड़
पकड़ लिया। ऐसा करते हुए उसने मन ही मन सोचा, जबकि वो आखिर खुद को इतनी पीड़ा क्यों देती रही। कुचिंग की आंखें शांत और उदासीन बनी रही, जबकि उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि एपिक ट्री एक बार फिर दुनिया में अवतरित हो। अगले ही क्षण विशाल एपोज ट्री भयंकर गर्जना के साथ धरती से बाहर निकलने लगा। जब वो विशाल वृक्ष आकाश की ओर उठने लगा, उसकी अनोखी सुगंध पूरे स्वर्गों में फैल गई और ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच गई। उधर पूरे ब्रह्मांड में फैले विभिन्न विभिन्न पावर हाउसेस ने तुरंत उस सुगंध को महसूस कर लिया। जैसे ही उन्होंने उसे महसूस किया, उनमें से कई लोग सोचने लगे कि क्या ये ओरा किसी सर्वोच्च अस्तित्व के जन का संकेत था। दूसरी ओर एक भव्य महल के भीतर एक महिला साम्राज्य अपने एक सेवक के साथ समय बिता रही थी कि अचानक उसे दूर से कुछ महसूस हुआ। वो तुरंत सीधी बैठ गई और उसके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सेवक घबरा गया और पूछा, मेरी रानी क्या हुआ? रानी ने तुरंत उसे चुप रहने के लिए डांट दिया। लगभग उसी समय कई क्वसी एपर्स आकाश को चीरते हुए वहां पहुंचे और डिवाइन रूइन से कुछ मीटर दूर हवा में रुक गए। ब्लैक रो पहने एक वृद्ध ने कहा कि ये स्थान शायद वही पौराणिक डिवाइन रूइन है जिसका उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में मिलता रहा है। उसके बगल में खड़े भूरे वस्त्रधारी वृद्ध ने सिर हिलाया और सुझाव दिया कि उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। इस बीच गुचैंग अपने सामने चमक रहे सुनहरे एराडो फ्रूट को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा कि ये वास्तव में एराडो फ्रूट कहलाने योग्य था। पूरा का पूरा एपिक इसके पोषण के रूप में इस्तेमाल होता था, जिससे ये डॉ रेजोनेंस और डिवाइन मैकेनिज्म को संचित करता था। यही कारण था कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में मौजूद दोषों को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम था। जिस क्षण एराडाओ फ्रूट पूरी तरह परिपक्व होगा, उसी क्षण इमोर्टल गेट प्रकट होगा। ये वास्तव में ऐसा प्रलोभन था जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। चारे के रूप में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। ग्रेट डॉ ट्रेजर वेस्ट एंड ट्रू रियलम इन द पाम को निकालते हुए गोचांग ने शांत भाव से कहा कि समय आने पर कोई भी भाग नहीं पाएगा। एब्सोल्यूटन ओरिजिन एसेंस जाल का काम करेगा, जबकि ट्रू रियलम इन द पाम मछली पकड़ने वाले जाल की तरह काम करेगा। लेकिन तभी उसकी डिवाइन सेंस ने उन लोगों को महसूस किया जो डिवाइन रूइन में जबरन प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी दिशा में नजर डालते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा कि चींटियों का एक झुंड भी उसके मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहा है। उसी समय क्वीन ऑफ हवान पागलों की तरह उस सफेद धुंध को वो अपने भीतर समाहित करने की कोशिश कर रही थी। चिढ़े हुए भाव से उसने शिकायत की कि चाहे वो कितना भी अब्सॉर्ब करे, वो सफेद धुंध पूरी तरह समाप्त ही नहीं होती। उसके बगल में खड़े बिना कपड़ों वाले पुरुष कल्टीवेटर ने अधीरता से कहा कि समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें सीधे अंदर घुसकर रास्ता साफ कर लेना चाहिए। लेकिन अगले ही पल अदृश्य जंजीरें अचानक आकाश से उतरी और सीधे क्वीन ऑन ऑफ हवान के शरीर को भेद गई। आसपास मौजूद कल्टीवेटर ने केवल इतना देखा कि वो अचानक बादलों से नीचे गिर पड़ी। वह पुरुष तुरंत चिल्लाया और क्वीन ऑन ऑफ हवान को पुकारते हुए पूछा कि आखिर अभी हुआ क्या था। लेकिन किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक और कल्टीवेटर उन्हीं अदृश्य जंजीरों से भेद दिया गया। बाकी विशेषज्ञों के चेहरे तुरंत बदल गए। भीड़ में दहशत फैल गई और सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। पीछे हटने का नेतृत्व कर रहे कल्टीवेटर ने चिल्लाकर कहा कि ये शक्ति उनकी क्षमता से कहीं परे है। अगले ही पल गुचिंग उस दुनिया को पूरी तरह छोड़कर स्वयं ब्रह्मांड के ऊपर प्रकट हो गया। असीम वॉइड के भीतर मंडराते हुए उसने ट्रू रेलम इन द पाम को बाहर निकाला। उसे देखते हुए उसने सोचा कि यदि वो ट्रू रेलम इन द पाम का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी के इस ब्रह्मांड को रिफाइन करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यहाँ शासन कर रही हेवनली डॉविल को समाप्त करना होगा। केवल तभी वह पूरे ब्रह्मांड को पम डिवाइन किंगडम के भीतर पूरी तरह स्मेल कर पाएगा। उस समय चाहे कोई रेमेट इमोर्टल ही क्यों ना आ जाए, उसे भी भयानक सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हेवनली डॉविल अचानक प्रकट हो गई। एक विशाल और भयावह उपस्थिति गुचीन के ऊपर छा गई और घोषणा की जो भी स्वर्ग का विरोध करेगा उसे बिना किसी दया के नष्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर गुचिंग तुरंत मुड़ा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सहज भाव से कहा कि केवल अपनी वर्तमान शक्ति के सहारे हेवनली डाउ को खत्म करने में अभी भी काफी समय लगेगा। फिर उसने हाथ हिलाया और एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रिकार्नेशन को बुला लिया, जिसे वो पहले ही एक पपेट में बदल चुका था। हेवनली डॉ विल की ओर देखते हुए गुचैन मुस्कुराया और बोला, क्यों ना हम दोनों मिलकर हमला करें और इसे जल्दी खत्म कर दे। आखिर मुझे अभी वापस जाकर शादी भी तो करनी है। ऑल राइट गाइस, यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।
आधे महीने बाद गुसियानेर अपने स्पिरिचुअल पेड डीक्यूइंग को निर्देश देने में व्यस्त थी। वो देख रही थी कि उसकी सजावट टेढ़ी में ही लग रही थी, इसलिए उसने उसे थोड़ा और बाई तरफ खिसकाने को कहा। आखिरकार राहत की सांस लेते हुए उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और महसूस किया कि वो वास्तव में कितनी थक चुकी थी। उसने मन ही मन कहा कि शादी की इस पूरी प्रोसेशन के लिए उसने इतनी मेहनत की है, इसलिए जब गुडचंग वापस आएगा तो उसे इसकी अच्छी भरपाई करनी ही होगी। लेकिन तभी एक सर्वेंट जल्दी अंदर आया और घबराते हुए बोला, मिस सियानर, बड़ी मुसीबत हो गई है। गुसिया सियानर ने कमर पर हाथ रखकर उसकी ओर देखा और पूछा, अब क्या हो गया? सर्वेंट ने झिझकते हुए जवाब दिया, एंसेस्टर नान और 18वें एंसेस्टर आपस में लड़ने वाले हैं। फैमिली हेड ने खुद मुझे आपको बुलाने भेजा है। वो चाहते हैं कि आप जाकर उन्हें रोके। ये सुनकर सियानर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं तुम सच में चाहते हो कि मैं जाकर एंसेस्टर्स की लड़ाई रुकवाऊं? तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? उधर 18वीं एंसेस्टर नाराज होकर नैन से बहस कर रहा था। उसने कहा कि वो तो सिर्फ उस लड़के की शादी की प्रोसेशन में मदद करना चाहता था। उसके मुताबिक लड़के को तो खुशी से उछलना चाहिए था। उसने पूछा कि आखिर इसमें गलत क्या था? नैन ने शांत स्वर में जवाब दिया, लगता है तुमने काफी समय से आईना नहीं देखा। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारा चेहरा देखकर दुल्हन रो पड़ेगी। ये सुनकर 18वें एंसेस्टर और भी चिढ़ गया। उसने गुस्से से पूछा, मेरी शक्ल में क्या खराबी है? क्या कल्टीवेटर्स को सिर्फ जवान चेहरा चाहिए ताकि खुद को दूसरों से बेहतर समझ सके? नान ने हमेशा की तरह उदासीन भाव बनाए रखा और गर्व से कहा, जो भी कह लो, लेकिन इस काम के लिए मैं तुमसे ज्यादा उपयुक्त हूँ। ये सुनकर 18वें एंसेस्टर का गुस्सा और बढ़ गया। वो नान के करीब आया और बोला, अगर मैं जाने की जिद करूं तो? नान ने सपाट स्वर में जवाब दिया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सुनकर उसका वो राइवल अविश्वास और क्रोध से भर उठा। ठीक उसी समय को फैमिली हेड पीछे से आ गया। उसने सावधानी से सुझाव दिया, आप दोनों को इतनी छोटी बात के लिए अपना दर्जा कम करने की जरूरत नहीं है। क्लैन एल्डर्स को जाने देना भी तो ठीक रहेगा। इस हंगामे के बाद सियानेर एक महिला एंसेस्टर से मिलने गई और मुस्कुराते हुए बोली, आंट। फीमेल एंसेस्टर ने उसे देखकर पूछा, सियानेर, तुम मेन हॉल पर नजर क्यों नहीं रख रही? कहाँ जा रही हो? सियानेर ने बताया, अंकल ने कहा कि एंसेस्टर नान और बाकी लोग वेडिंग प्रोसेशन को लेकर लड़ने वाले हैं। उन्होंने मुझे जाकर रोकने को कहा है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आंट ने हाथ हिलाकर कहा, मर्दों की समस्याएं उन्हें खुद सुलझाने दो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो मेरे साथ मेहमानों का स्वागत करने में मदद करो। सियानेर ने चिंता से पूछा, लेकिन अंकल का क्या होगा? आंट ने हंसते हुए कहा, उसे नजरअंदाज करो, कुछ बड़ा नहीं होगा। इस बीच दोनों झगड़ालू एंसेस्टर्स ने फैमिली हेड को घेर लिया था। दोनों एक साथ पूछ रहे थे कि आखिर उसकी नजर में वेडिंग प्रोसेशन में जाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है। फैमिली हेड दबाव में साफ तौर पर असहज दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर 3 हेडेड पाइथन आधार से बात कर रहा था। ऊपरी सिर ने पूछा, बॉस के हिसाब से सबसे उपयुक्त कौन है? क्या मेरे जैसे महान लॉर्ड को प्रोसेशन की सबसे आगे वाली कारेज खींचने की व्यवस्था नहीं की जा सकती? आदर ने बिना भाव बदले जवाब दिया, तुम लोगों को तो पीछे वाली कारज का हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मुंह बंद किए हुए सिर ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैं कम से कम सुप्रीम रियलम का फेरोज 20 तो हूँ। जीभ बाहर निकाले हुए सिर ने भी सहमति जताई और शिकायत की, हमारी तो बिल्कुल प्रतिष्ठा ही नहीं बची। आदर ने आसमान में उड़ रहे एक विशाल ड्रैगन की ओर देखा और कहा, सीनियरिटी की बात करें तो वो ड्रैगन तुम सबसे पुराना है। प्रेस्टीज की बात करें तो वो तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। फल का एक टुकड़ा खाते हुए उसने आगे कहा, मैं तुरंत निकलना चाहिए। मास्टर पहले ही अकेले डिवाइन वोंग डायनेस्टी जा चुके हैं, हम उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकते। डिवाइन वांग डायनेस्टी में शादी की प्रोसेशन का स्थल बेहद शानदार ढंग से सजाया गया था। दोनों ओर गार्ड्स अनुशासित पंक्तियों में खड़े थे। गुचिंग एक स्पिरिचुअल पूल में स्नान कर रहा था और उसकी छाती पर मौजूद घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरा वेडिंग रोब लाओ। उसकी पीठ साफ कर रही मिंगकांग ने जवाब दिया, वो मेरे पास है। जब उसकी उंगलियां गुचिंग की त्वचा को छुई तो वो अचानक रुक गई। उसने उसकी गंभीर डाव इंजरीज को महसूस कर लिया और चिंता से पूछा, आखिर हुआ क्या है? गुचंग ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया और कहा, बस कुछ जरूरी बलिदान थे, मैं ठीक हूँ, लेकिन
मिंकांग अब भी चिंतित थी। क्या तुम सच में पूरे अपर रियलम की नींद के खिलाफ कदम उठाने वाले हो? उसने धीरे से पूछा। मुझे डर लग रहा है। गुरचिंग ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, अब इस मुकाम तक पहुंचने के बाद मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एपोच ट्री का डो फ्रूट जैसे ही परिपक्व होगा, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। अपर रीलम में अराजकता फैलनी ही है। मिंकांग उसकी पीठ से टिक गई और धीमे स्वर में बोली, मुझे सच में डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना ना हो, और जब सपना टूटे तो सब कुछ भ्रम बनकर गायब हो जाए। गुचिंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ऐसे समय में तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मिंकांग को याद आया कि कुछ दिन पहले सियानेर उससे मिलने आई थी। गुचैंग ने कहा, मुझे पता है उसने तुमसे क्या कहा था। आंखें बंद करते हुए मिंकांग ने फुसफुसाकर कहा, सियानर को बहुत चिंता है कि तुम अपने डेमोनिक हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा नजर रखूं। उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे भीतर कुछ भी असामान्य दिखाई दे तो मैं उसे तुरंत बता दूं। उसके पास तुम्हारी डेमोनिक नेचर को दबाने का तरीका है। ये सुनकर मिंग को लगा कि शायद सियानर का भविष्य से जुड़ी किसी चीज से संपर्क हुआ है। गोचेंग ने शांत स्वर में कहा, आखिरी बार जब मैंने सियानर को देखा था मुझे लगा था कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ऐसा है तो सियानर ने जो भविष्य देखा है वो शायद मिंकांग के पिछले जीवन की टाइमलाइन से पूरी तरह मेल खाता है। उसकी आंखें हल्की सी कुड़ गई। उसे एहसास हुआ कि मूल टाइमलाइन में चाहे सन ओ ऑफ हेवन हो या डॉटर ऑन एफ हेवन, अंत में वे सभी उसके खिलाफ खड़े होने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि तथाकथित सिस्टम उतना सरल नहीं था जितना उसने पहले समझा था। उसे एचिंग की कही हुई बातें भी याद थी। वो निश्चित रूप से कुछ जानती थी, लेकिन शायद बहुत ज्यादा बोलने से भारी कर्म जुड़ा हुआ था। गुचैंग समझ गया कि शायद केवल इमोर्टल रियलम तक पहुंचने के बाद ही वो उन सभी उत्तरों को जान पाएगा। उसका ध्यान भटका हुआ महसूस करके मिंकोंग और करीब आ गई। क्या हुआ? क्या तुम किसी बात के बारे में सोच रहे हो? गुचिंग ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ए पोच ट्री को लेकर मेरे पास पहले से पूरी योजना है। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द पूरे अपर रेल में एक विशाल फेरबदल होने वाला है। जब समय आएगा मैं डार्क हेवनली कोर्ट को सामने लाऊंगा, एक महान रेकनिंग शुरू करूंगा और पूरे अपर रेल को एकजुट कर दूंगा। मिंगकोंग की आवाज और भी धीमी हो गई। सफलता हो या असफलता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गचिंग उसकी ओर झुका और शरारती मुस्कान के साथ बोला, तो फिर मेरी पत्नी, क्या हमें वेडिंग नाइट की तैयारी पहले से नहीं कर लेनी चाहिए? मिंकांग हल्के से उसकी ओर झुक गई और उसके होठों को चूम लिया। वो धीमे से फुसफुसाई, मैं अपने हस्बैंड की हर बात मानूंगी। तुरंत ही गुआंग ने मिंग को अपनी ओर खींच लिया और दोनों बात तटप की ओर बढ़ गए, जहां वे अपने प्रेम भरे पलों में खो गए। कुछ ही देर बाद नीचे मौजूद लोगों ने देखा कि एक भव्य ड्रैगन पूरे विवाह जुलूस का शानदार नेतृत्व कर रहा था, जबकि उसके ठीक बीच सुनहरा महल दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो गोल्डन पैलेस भारी ध्वनि के साथ धीरे से उतरा, हल्की धुंध चारों ओर फैल गई। उसी समय हजारों लालटेनें आकाश में छोड़ी गई। गु परिवार के बुजुर्ग आगे बढ़े, हल्का झुककर एपर यू का अभिवादन किया और कहा कि उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। एपर यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सभी ने बहुत मेहनत की है और वो अभी अपनी बेटी को बुला कर लाते हैं। इसी दौरान डिवाइन वंग डायनेस्टी के एक एल्डर ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े दूसरे एल्डर को ट्रांसमिशन भेजकर कहा कि गोस्को परिवार की विवाह यात्रा की व्यवस्था वास्तव में हद से ज्यादा भव्य थी। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए दूसरे बुजुर्ग ने उत्तर दिया कि कौन जानता है ऊपरी लोक में कितनी शक्तियां गुप्त रूप से नहीं चाहती होंगी कि ये विवाह अलायंस सफलतापूर्वक पूरा हो, इसलिए एहतियात के तौर पर इतने सारे डाउ अचीवर्स को साथ लाना पूरी तरह उचित था। उधर एपर यूई मिंकांग के रूम तक पहुंचे और देखा कि कमरे के चारों ओर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि दिन दहाड़े ऐसी रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई है, और मिंकांग को आवाज देकर कहा कि जब वेडिंग प्रोसेशन दरवाजे तक पहुंच चुका है तो वो अभी भी इतनी देर क्यों कर रही है। कमरे के अंदर गुचैंग और मिंगुंग तुरंत अलग हो गए। गुचंग मन ही मन हैरान था कि वे लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, क्योंकि उसने खास तौर पर अदा को जल्दी न करने के लिए कहा था। मिंकांग के गाल हल्के लाल हो गए और उसने जल्दी से कहा कि उन्हें तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। बाहर एपर
चिंतित होकर पूछ रहे थे कि क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि गुचिंग बहुत देर तक इंतजार करेगा। कुछ देर बाद गुचिंग और मिंगकांग दोनों चमकदार लाल विवाह वस्त्र पहनकर बाहर निकले। दोनों बेहद चार्मिंग एंड डिग्निफाइड लग रहे थे, जबकि उनके चेहरों पर अब भी हल्की लालिमा बनी हुई थी। ये देखकर एपर यू काफी नाराज हो गए और गुचैंग से बोले कि उसके अंकल को उसके व्यवहार के बारे में उससे कुछ बातें करनी होंगी। लेकिन लगभग उसी क्षण गचंग ने एक रेमिनेंट इमोर्टल आर्टिफैक्ट निकाल लिया। उसने उसे अपने फादर इन लॉ को सम्मान स्वरूप भेंट करते हुए सहज भाव से कहा कि ये तो केवल एक साधारण रेमिनेंट इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के बाद एपर यू इतने अधिक स्तब्ध हो गए कि बस ट्रेजर्स को देखते रह गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। जैसे ही गोचिंग एंड पूरे समारोह स्थल में बधाइयों और तालियों की गूंज फैल गई। हर कोई जोर जोर से बेस्ट विशेस टू द न्यूली मैरिड कपल दे रहा था। इसके बाद एप्रेस मिंगकोंग धीरे धीरे गोल्डन पैलेस में प्रवेश कर गई और एक सेविका उनके पीछे पीछे चल रही थी। मिंगकोंग ने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। फिर प्रस्थान का आदेश दिया गया और ड्रैगन तथा फिनिक्स सुंदरता के साथ आगे उड़ते हुए पूरे वेडिंग प्रोसेशन का लीडरशिप करने लगे। धीरे धीरे पूरा प्रोसेशन रिटर्न जर्नी पर निकल पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि काफी दूर तक उड़ने के बाद भी आसपास सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। कहीं कोई हलचल या बाधा नहीं थी। पहले वाले एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गुचैन के पास आकर कहा कि उसे कुछ बिल्कुल गलत लग रहा है। उसके अनुसार सामान्य स्थिति में रास्ते भर विभिन्न ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस को वेडिंग प्रोसेशन में शामिल होना चाहिए था, लेकिन इस समय सब कुछ अत्यधिक शांत था। गोचिंग ने केवल तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। उसके मन में यही विचार आया कि आज जो भी बाहर निकलकर अपनी बर्बादी को बुलाना चाहेगा, उसे वही परिणाम मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रहा है। जब वे अभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक 3 फिगर्स वेडिंग प्रोसेशन के सामने प्रकट हो गई। उन्होंने बिना समय गवाए एक विशाल अटैक तैयार किया और जोर से गुचैंग की डेथ अनाउंसमेंट की। कोच बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि उसे ये हमला मनोरंजक लगा और उसने सोचा कि क्या वास्तव में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। लगभग उसी पल गोल्डन पैलेस के ऊपर एक शक्तिशाली फॉर्मेशन प्रकट हुआ, जिसका निशाना सीधे मिंगकांग थी। एल्डर ने तुरंत उसे पहचान लिया और गंभीर स्वर में कहा कि ये 9 स्काई इमोर्टल स्लेइंग अरे है। उसने बताया कि हमलावर शुरू से यही घात लगाकर बैठे हुए थे और यहाँ तक कि एपर रियलम का कल्टीवेटर भी इसकी शक्ति को रोक नहीं सकता। ये सुनते ही सेविका घबराकर मिंगकांग के पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगी। लेकिन मिंगकांग बिना किसी भय के शांत बैठी रही और उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशाल अटैक टेरेबल रो के साथ गोल्डन पैलेस पर आ गिरा और पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन जब धूल और ऊर्जा की लहरें शांत हुई तो गुचिंग उसी विनाशकारी शक्ति के नीचे पूरी तरह सुरक्षित खड़ा दिखाई दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि क्योंकि वे लोग जानते थे कि उसे मारना बेहद कठिन है, इसलिए उन्होंने मिंगकांग को निशाना बनाया। फिर उसने बेहद शांत लेकिन भयावह स्वर में कहा कि उनका ये चुनाव वास्तव में बहुत अच्छा था। लीडर ऑफ द रेडर स्तब्ध रह गया और अविश्वास से सोचने लगा कि आखिर गोचिंग कब इतना भयावह शक्तिशाली बन गया। उसी समय उसका एक साथी पहले ही मुड़ चुका था और घबराकर चिल्ला रहा था कि उन्हें तुरंत पीछे हटना चाहिए। लेकिन वे आधा कदम भी पीछे नहीं जा पाए थे कि गोचेंग ने हमला कर दिया। उसका फिगर उनके ऊपर गॉड की तरह मंडरा रहा था। उसने कहा कि वो उनकी मौतों का उपयोग पूरे ऊपरी लोक को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए करेगा। उसकी आंखों में भयंकर किलिंग इंटेंट चमक रहा था जब उसने कहा कि वो डाओ अचीवर्स का सफाया उतनी ही आसानी से कर सकता है जितनी आसानी से कोई स्लॉटर ऑन ऑफ एनिमल्स करता है। उसने चेतावनी दी कि जो भी भविष्य में उसका विरोध करना चाहता है वो पहले से अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। इसके तुरंत बाद गुचिंग ने केवल एक साधारण मूव में उन तीनों को समाप्त कर दिया और वे वही उसी पल डिस्ट्रॉयड होते हैं। उसी क्षण गुचैंग हरकत में आया। बस एक शहद से हाथ घुमाने के साथ ही वे तीनों डाओ अचीवर्स अस्तित्व से पूरी तरह मिटा दिए गए। उनकी जिंदगियां ऐसे समाप्त हो गई मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। उसी समय हेवनली एपर माउंटेन की चोटी पर एक डिवाइन विजुअल ट्रांसमिशन अचानक फट पड़ी। वो एक आंख वाला बूढ़ा डाउस जो गुप्त रूप से गुचैंग पर नजर रख रहा था। उसके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। वो खुद से बड़बड़ाया कि उन 3 डाओ अचीवर्स को गुचैंग
गुचैंग ने इतनी आसानी से दबाकर मार डाला। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया कि ये बच्चा वास्तव में खुद को बहुत गहराई तक छिपा कर रखता है। उसकी एकमात्र आंख सिकुड़ गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, इस बूढ़े आदमी ने डिवाइन सिटी में पहले ही उसे नाराज कर दिया था। अब हमें इस मामले को आखिर तक ले जाना होगा और कोई दूसरा मौका ढूंढकर गुचैंग को खत्म करना होगा, नहीं तो मेरी हेवनली एपर माउंटेन। इस बिंदु पर वो समझ चुका था कि वह ये काम अकेले नहीं कर सकता। अगर वो सच में गोचिंग से निपटना चाहता था तो उसे कुछ पुराने साथियों को ढूंढकर उनकी मदद लेनी होगी। इधर गो फैमिली की जागीर में भव्य उत्सव पूरे जोरों पर जारी था। मेहमान लगातार आगे बढ़कर अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी घोषणा की गई कि पावटियानेमल पैलेस ने भी इस अवसर के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। गुसियानेर चेहरे पर चमकती मुस्कान लिए लगातार मेहमानों का स्वागत कर रही थी और उन्हें अंदर ले जा रही थी, लेकिन तभी उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए जब ट्रू इमोर्टल एकेडमी से उसके मास्टर ने उसे पुकारा। हैरानी से ऊपर देखते ही उसने भीड़ के बीच उन्हें पहचान लिया। वो तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली कि उन्हें देखे बहुत समय हो गया है और वो सचमुच उन्हें बहुत याद कर रही। ओल्ड मैन ने उसकी ओर हल्की नजर डाली और जवाब दिया, अगर तुम्हें अपने मास्टर की इतनी याद आती थी तो तुम ट्रू इमोर्टल एकेडमी में इस ओल्ड मैन से मिलने क्यों नहीं आई? गोशियानेर हल्का सा हंस पड़ी और अपने मास्टर को अंदर आने का निमंत्रण दिया। उसने उनसे बैठने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह उनके लिए एक अच्छी जगह की व्यवस्था करवाएगी और एंसेस्टर नानशान को भी बुलाकर उनके साथ एक ड्रिंक साझा करवाएगी। कुछ ही देर बाद और भी प्रतिष्ठित मेहमान आने लगे, यानी फैमिली के मेंबर्स पहुंचे। उनके साथ छठे क्राउन प्रिंस और हेवनली फिनिक्स लेडी भी थी। वे सभी गुशियानेर को पुकारते हुए उसकी ओर बढ़े। उसी समय लियोली का भाई आगे आया और पूछा कि ब्रदर को कहाँ है। वह जानना चाहता था कि क्या दुल्हन को पहले ही वापस लाया जा चुका है। गुशियानेर ने आगे की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो काफी पहले लौट चुके हैं और इस समय अंदर चाय अर्पित कर रहे हैं। फिर उसने उनसे कहा कि वे अंदर जाकर अपने लिए सीट ढूंढ ले। लेकिन जैसे ही उसने ये बात खत्म की, अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। वो एक पल के लिए रुक गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये केवल संयोग था? क्या ये सभी लोग किसी तरह एक साथ इकट्ठा होकर बिल्कुल एक ही समय पर आ पहुंचे थे? तभी खुलासा हुआ कि ये सभी नए आने वाले वास्तव में गुलचंग की गुप्त प्रेमिकाएं थी। जब तियानलू पहुंची तो उसकी सेविका आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी और बोली, मास्टर, क्या ये दूसरे संसार का अपर रियलम है? रास्ते भर ये 8 बैरन वेस्टलैंड्स और 10 डोमिनस से कहीं अधिक समृद्ध दिखाई दिया है। तियानलू ने तुरंत उसे अपनी मर्यादा में रहने को कहा और बेवजह इधर उधर देखने से मना किया। पास ही यहाँ तक कि एमरेस शाओ ने भी स्वयं पहल करते हुए लुशवान से पूछा कि अपर रियलम में आने के बाद पिछले कुछ वर्षों में वह कैसी रही है। लुशवान ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वो पूरी लगन से एल्केमी का अध्ययन कर रही थी। उसने आगे कहा कि सौभाग्य से इन वर्षों में उसे काफी गहरी समझ प्राप्त हुई है और उसने यंग मास्टर की अपेक्षाओं को निराश नहीं किया। उसी समय शियानर अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ फैलाते हुए बोली, सभी एल्डर सिस्टर्स कृपया एक क्षण रुकिए। पूरा समूह तुरंत स्तब्ध रह गया। वे उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगे और पूछ बैठे, क्या बात है? उधर एपर शाओ मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये लड़की यंग मास्टर चेने की छोटी बहन है। तभी गोशनेर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी और उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसके बड़े भाई ने विशेष रूप से उसे आदेश दिया है कि वह उन सभी के लिए एक अच्छी सीट की व्यवस्था करे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वे सभी शियानर को घूरने लगे। पूरा समूह सदमे में जमकर रह गया। दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस बीच एस्टेट के अंदर गुचिंग अपनी पत्नी मिंग के साथ चल रहा था। सामने खड़ी तियंत ने अचानक ऊंची आवाज में पुकारा, माता पिता को प्रणाम करो। जैसे ही मिंगकांग आगे बढ़ी और तियान से चाय का प्याला स्वीकार किया, उसने हल्की मुस्कान के साथ बुएचंग की ओर देखा। गुचैंग ने बस सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। लगभग तुरंत ही दोनों अपनी लाल शादी के पोशाकों में उसके माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मिंगकांग ने सम्मानपूर्वक अपनी चाय अर्पित की, झुककर विनम्रता से अभिवादन किया। गुचैंग के पिता और माता ने एक दूसरे की ओर देखा और संतोष से हल्का सिर हिलाया। फिर दोनों ने जल्दी से मिंग को उठने के लिए कहा और आग्रह किया कि वह घुटनों के बल ना रहे। गुचैंग की माँ मुस्कुराई और बोली, आज से मिंग आधिकारिक तौर पर मेरी बहू है। भविष्य में अगर ये शरारती लड़का तुम्हें तंग करे तो अपनी माँ को बता देना, मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। गुचैंग के पिता ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि ये लड़का बिल्कुल ईमानदार नहीं है। आगे से इसे सख्ती से संभालना, हम दोनों तुम्हारा पूरा साथ देंगे। ये सुनकर स्वयं गुचिंग भी कुछ हैरान रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसका
उसका पिता सचमुच उसके प्रति बड़ा निर्दयी है। मदद न करना एक बात थी, लेकिन ऊपर से उसकी बुराई भी कर रहे थे। गुचैंग खुद ही उठ खड़ा हुआ और सहज स्वर में बोला, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि ये बेईमानी वाली आदत मुझे आखिर विरासत में किससे मिली है। जैसे ही ये शब्द निकले, गुचिंग के पिता स्पष्ट रूप से चौंक गए और उनके माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद उभर आई। उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली और विषय बदलते हुए कहा कि अब यहाँ कोई और काम नहीं बचा है, इसलिए उन्हें बाहर जाकर मेहमानों के साथ जाम उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भोज समाप्त होने के बाद उन्हें पूर्वजों की भूमि पर जाकर ओल्ड एंसेस्टर्स को श्रद्धांजलि भी देनी होगी। कुल मिलाकर अभी भी कई महत्वपूर्ण काम बाकी थे। उधर विवाह समारोह के बाहर जहाँ सभी अतिथि एकत्र हुए थे, कई प्रतिष्ठित हस्तियां प्रमुख स्थानों पर बैठी हुई थी। अचानक लेवली के भाई ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अरे क्या तुम लोगों को पता नहीं, दुल्हन को लाते समय 3 डाव अचीवर्स ने प्रोसेशन पर हमला कर दिया था। ब्रदर बद्रगो गुस्से में आ गए और उन्होंने उन तीनों को दबाकर मार डाला, एक भी बचकर नहीं निकल पाया। सामने बैठे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद थी, फिर भी केवल ब्रदर गोस्ट की प्रतिष्ठा और शक्ति के बल पर वे तीनों पूरी तरह दबा दिए गए और मारे गए। याद रखो, वे 3 डॉ अचीवर्स थे, कोई सड़क के आवारा लोग नहीं। अगर उनमें से केवल एक भी होता तब भी हमारी पूरी मेज पर बैठे लोग मिलकर उसका सामना नहीं कर पाते। इसी बीच 6th क्राउन प्रिंस और हेवनली फिनिक्स लेडी ने एक दूसरे की ओर संदेह पूर्ण नजरों से देखा। ब्लैक क्लोथ्स व्यक्ति ने आगे कहा, लेकिन हेवनली एपर माउंटेन और यूनशियाओ वैली के उन लोगों ने डिवाइन सिटी में ब्रदर गु को पूरी तरह नाराज कर दिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे सचमुच फैमिली तक आने की हिम्मत कर गए। एक अन्य व्यक्ति ने अनुमान लगाया, संभवतः वो केवल एक धर्मा बॉडी रहा होगा। सभा के पीछे एक कनिंग से एक मुखौटा पहने डाओ अचीवर ने चुपचाप एक ट्रांसमिशन भेजा। हेवनली एपर माउंटेन के पुराने पूर्वज की योजना पहले ही विफल हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए? टोपी पहने दूसरे डाओ अचीवर ने कहा, क्या हम केवल खड़े होकर ये विवाह ऐसे ही होते हुए देखते रहेंगे? यूनन शाओ वैली के डाओ अचीवर ने उत्तर दिया, हमें लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। उसी समय गुचिंग और मिनकंग हाथों में हाथ डाले बाहर आए और मेहमानों का स्वागत करने लगे। भीड़ के बीच चलते हुए मिंग बार बार गुचिंग की ओर देख रही थी। उसके गालों पर हल्की लालिमा उभर आई थी, जिसने उसके सामान्य ठंडे और दूरस्थ स्वभाव को काफी कोमल बना दिया था। तभी गुशनियर एक ट्रे में चाय के प्याले लेकर आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने वाली मुस्कान फैली हुई थी। उसने कहा, बधाई हो गुचंग, जल्दी जाओ और सबके साथ जाम उठाओ, बहुत से पुराने परिचित आए हुए हैं। गुचैंग थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? खजाने मिलने के अलावा मैंने तुम्हें कभी इतना उत्साहित नहीं देखा। गुशान एयर ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम और सिस्टर मिंगकांग। फिर वो तुरंत खुद को सुधारते हुए बोली, नहीं, अब मुझे उन्हें सिस्टर इन लॉ कहना चाहिए। वो हल्के से हंसी और आगे बोली, तुम दोनों आखिरकार शादीशुदा हो गए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं हो सकती? गुचैंग ने सहजता से जवाब दिया, बेहतर होगा कि हो, और उसकी ट्रे से एक प्याला उठा लिया। इसके बाद गुचैंग ने सभी उपस्थित लोगों की ओर जाम उठाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्रों, परिवारजनों, फेलो डाउस और सम्मानित वरिष्ठ हूँ, मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आप सब दूर दूर से मेरी और मेमकोंग की विवाह रस्म में शामिल होने आए। आइए हम सब ये प्याला साथ उठाएं और इस अवसर का आनंद लें। भीड़ ने तुरंत उत्साह से जयकार की और सभी ने एक साथ अपने प्याले उठा लिए। माहौल और भी जीवंत हो गया। गुचेनक ने हल्का झुककर ग्रैंड एल्डर सीनियर व या और एंसेस्टर नानशवान को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। ग्रैंड एल्डर ने गर्मच्छी से उत्तर दिया और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। गुचैंग ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि सीनियर व ये स्वयं यहाँ आएंगे। 18वें एंसेस्टर भी अक्सर आपका जिक्र करते हैं। ये सुनकर सीनियर व या हल्के से मुस्कुराए और मनोरंजन भरे स्वर में बोले, क्या वो बूढ़ा गुलंग सचमुच मेरा जिक्र करता है? फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बाद में उसे जरूर बुलाना पड़ेगा, हम साथ बैठकर कुछ प्याले पियेंगे। इसके बाद ग्रैंड एल्डर ने फिर गुचैंग की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें कभी भी मिंगकांग को निराश नहीं करना चाहिए। गुचैंग ने एक बार फिर हल्का झुककर तुरंत उत्तर दिया, ग्रैंड एल्डर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसका ये जवाब सुनकर ग्रैंड एल्डर स्वयं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उनके मन में तुरंत ये विचार आया कि इस बार आखिर गुचैंग किस तरह की योजना बना रहा है। गुचैंग ने तुरंत ग्रैंड एल्डर को समझाया कि सीनियर व या ने बड़ी उदारता से 3 टुकड़े रिकार्नेशन इमोर्टल जेट, 3 बोतल बाउंडलेस होली वाटर और 1 डॉ कॉम्प्रिहेंशन इमोर्टल गोल्ड उपहार में दिए हैं, जिससे बाकी सभी उपहारों का मानक तय हो चुका है। ये खुली हुई चाल सुनकर ग्रैंड एल्डर स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। वो अविश्वास और उलझन से गुचिंग को घूरता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर
कैसे उसे इतनी आसानी से इतना बड़ा उपहार देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिंगकोंग ये सब देखकर थोड़ी चिंतित हो गई। उसने धीरे से गुचिंग से फुसफुसाकर पूछा कि क्या इस तरह एल्डर्स को घेरना वास्तव में उचित है। गुचिंग ने भी धीमी आवाज में उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि ग्रैंड एल्डर की जेबें बेहद गहरी है, इसलिए उनकी शादी के दिन उसे अच्छी तरह से निचोड़ना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसकी बेशर्मी पर मिंगकांग हल्का सा मुस्कुरा दी और धीरे से उसके कंधे से लग गई है पिंपकी। फिर उसने सुझाव दिया कि अब उन्हें अगली मेज की ओर बढ़ना चाहिए। गुचिंग ने उसकी ओर देखते हुए प्यार से कहा कि आज उसकी एकमात्र जिम्मेदारी खुश रहना और इस दिन का आनंद लेना है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि जैसे ही वे आगे बढ़े वो अचानक अपने सभी गुप्त प्रेम संबंधों के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वे सभी एक ही समय पर अपनी सीटों से खड़ी हो चुकी थी। गोचेंग ने मन ही मन गाली दी और सोचा कि आखिर सब ने एक ही मेज पर बैठने का फैसला क्यों किया। फिर उसने पीछे मुड़कर गुशान एयर की तरफ देखा जो किनारे खड़ी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसी क्षण उसे यकीन हो गया कि ये सब उसी की शरारत थी। इस बदमाश लड़की ने जानबूझ कर यहीं बैठने की व्यवस्था की थी। दूसरी ओर मिंगकांग पूरी तरह शांत बनी रही। वो तियान लू के पास गई और विनम्रता से पूछा कि क्या वो एड बैरन वेस्टलैंड्स एंड दस डोमिनस की प्रसिद्ध तियान लू प्रोफाउंड मेडन है। उसने ये भी कहा कि उसने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। टियन लू ने शांति से उत्तर दिया कि वास्तव में वही है और वह यंग मास्टर चैन की प्रतिनिधि के रूप में एड बैरन वेस्टलैंड्स एंड डोमिनस में कार्य कर रही है। मिंगकांग ने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या वास्तव में उनके बीच किसी और प्रकार का संबंध कभी नहीं रहा। टियन लू ने आंखें बंद करते हुए शांत स्वर में कहा कि सचमुच ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मन ही मन वो सोच रही थी कि भले ही ह्यूमन कांग का कल्चरेशन रियलम विशेष रूप से ऊंचा न हो, लेकिन उसकी प्रभावशाली ओरा वास्तव में किसी इमोर्टल डायनेस्टी की एप्रेस के योग्य थी। इसके बाद मिंग ने अपनी बगल में बैठी महिला की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि यहाँ तक कि एमरेस शाओ भी हजारों मील दूर से केवल इस अवसर के लिए आई है। शाओ ने हल्का सा झुककर उत्तर दिया कि यंग मास्टर चेंग ने कभी उसकी बहुत सहायता की थी, इसलिए वह विशेष रूप से उन्हें बधाई देने आई है और इसके अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं है। मिंगकांग ने फिर गुचैन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा कि उसके पति का सामाजिक दायरा वास्तव में बहुत विशाल है और संयोग से उसकी सभी परिचित महिलाएं शीर्ष स्तर की सुंदरियां हैं। गुचैंग ने बस अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और सहजता से जवाब दिया कि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि उसे हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद रहा है। इसके बाद मिंग ने सबके साथ जाम उठाया और कहा कि यदि ऐसा है तो आज सभी को एक दूसरे को ठीक से जान लेना चाहिए। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह यूमिंग कांग पीएल डिवाइन डायनेस्टी की एम्प्रेस और यंग मास्टर चांग की पत्नी है। सभी महिलाओं ने एक साथ झुककर उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और योर मैजेस्टी द एम्प्रेस कहकर अभिवादन किया। फिर उन्होंने एक एक करके अपना परिचय दिया। शाओ यन में वांग जीजन चूचू यान जी लिन शाहान और शाओ रेन ने अपने नाम बताए, जबकि जियान लूचे केवल बड़बड़ाई कि उसे लगता है वह पूरी तरह गलत जगह पर आकर बैठ गई है। उधर ल्यूली के भाई ने पीछे मुड़कर अपने साथी से कहा कि ब्रदर गु को उस मेज पर चारों ओर से घेर लिया गया है। उसके पास बैठी ल्यूली ने तुरंत नजरें फेर ली और मन ही मन सोचा कि वो सचमुच भाग्यशाली है कि वहाँ नहीं बैठी, वरना वह एक निवाला भी आराम से नहीं खा पाती और पूरे समय कांटों पर बैठी रहती। तभी काले वस्त्र पहने पहने एक अन्य कल्टीवेटर खड़ा हुआ और हाथ बांधकर बोला कि इन बहनों की चमड़ी अभी भी बहुत पतली है। यदि किसी का संबंध वास्तव में मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हो तो उन्हें सामान्य रूप से खाते पीते रहना चाहिए था, ना कि इतना तनावपूर्ण माहौल बनाना चाहिए था। इसी दौरान बालकनी के दूसरी तरफ बाय लेनर जोर से हाँ पड़ी। उसने खुशी से कहा कि ये निश्चित रूप से गुचैन के पूरे जीवन का सबसे असहज क्षण होगा। गु वूदी ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा कि उनके लॉर हर मामले में उत्कृष्ट है, बस एक समस्या है, उनकी छोटी मालकिनें कुछ ज्यादा ही है और ये निश्चित रूप से उनकी स्वाद निकालने की गति को प्रभावित करेगा। बीआई लियानर का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने कहा कि वह ज्यादा सोच रहा है। यूएमिंग कोई ऐसी महिला नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। फिर उसने पूछा कि उस मेज पर बैठी कौन सी महिला वास्तव में साधारण या बेकार है। उसने आगे कहा कि यहाँ तक कि सबसे लापरवाह दिखाई देने वाली जियांग लूचन भी ग्रैंड वॉइड गॉड क्लैन की उत्तराधिकारी है। उसने निष्कर्ष निकाला कि भले ही गुचैन की शक्ति इतनी बड़ी हो कि उसे इन संबंधों की आवश्यकता ही ना हो, लेकिन जो लोग उसके साथ जुड़ने में सक्षम हैं, वे किसी भी तरह से साधारण नहीं हो सकते। फिर वो मुड़कर जाने लगी और ठंडे स्वर बोली कि इसमें तुम और मैं भी शामिल है, इसलिए बेहतर होगा कि हम कड़ी मेहनत करें, क्योंकि यदि
कभी हम बेकार साबित हुए तो हमें भी आसानी से छोड़ दिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि भले ही गुचिंग वास्तव में युमिनगोंग का बहुत सम्मान करता हो, लेकिन इससे ये नहीं बदलता कि वह बाकी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसी समय मिंगोंग गुचगंग के साथ जाने के लिए मुड़ी। उसने कहा कि वह और उसके पति अब विदा लेते हैं। फिर उसने इन मेई और चूचू को मेहमानों की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया। चूचू ने तुरंत सहमति जताई। इसके बाद उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई और उसने उत्साहित होकर सोचा कि मिंगकांग ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया है। जब गुचंग और मिंगकांग वहाँ से जा रहे थे, तभी गुचैंग की मुलाकात शान एयर से हो गई। उसने तुरंत अपनी उंगली से गला काटने जैसा इशारा करते हुए उसे चुपचाप चेतावनी दी कि बाद में उसका हिसाब करेगा। गुशान एयर ने जवाब में शरारती अंदाज में जीभ निकाल दी और कहा कि वो पूरी तरह इसका हकदार था। लेकिन ठीक उसी क्षण तीनों एंसेस्टर्स ने दूर से आती एक अत्यंत भयावह ओरा को महसूस किया। वे हल्के से चौंक उठे। अचानक पूरे विवाह स्थल के ऊपर का आकाश गहरे रक्तिम रंग में बदल गया। गुचिंग और मिनंगकांग दोनों रुक गए और सामने देखने लगे। तभी एक ताबूत अत्यंत तेज गति से आसमान से नीचे आ गिरा। उसके टकरा एक व्यक्ति ने आसमान की तरफ लाल बादलों और धुंध की दिशा में उंगली उठाते हुए कहा कि वो डीमन माउंटेन के मास्टर का डीमन पैलेस है, जो पहले डिवाइन स्टोन कन्वेंशन में भी दिखाई दिया था। ये सुनते ही हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी सोचने लगे कि क्या रेड डीमंस इतनी आक्रामक तरीके से सिर्फ परेशानी खड़ी करने आई है। यहाँ तक कि प्रिंसेस यूफिया भी इस अचानक हुए बदलाव से हैरान रह गई। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उस दबाव को महसूस करते हुए कहा कि उस कोफिन के अंदर से निकल रही ओरा बिल्कुल वैसी ही है जैसी उनकी प्राचीन इमोर्टल क्लैंस में सुरक्षित रखे गए इमोर्टल्स के अवशेषों से निकलती है। एक दूसरे कल्टिवेटर ने अविश्वास से चिल्लाते हुए पूछा कि क्या ये सचमुच एक पूरा इमोर्टल कॉर्प्स है, और आखिर ये नई आने वाली शख्सियत कौन है। जब सभी इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध थे, तभी आसमान में फैलती लहरों के बीच से चांद धीरे धीरे आगे बढ़ी। शांत आवाज में उसने कहा कि आज यहाँ काफी रौनक है, जैसा कि गुड फैमिली के यंग मास्टर की भव्य शादी से उम्मीद थी। जैसे ही उसने अपनी डेमोनिक ओरा को मुक्त किया, पूरा आसमान गहरे लाल रंग में बदल गया। आगे बढ़ते हुए उसने गुचिंग से पूछा, मास्टर की क्या वो देर से आई है। दूसरी ओर यूमिंग ने गुचिंग का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या सब ठीक है। गुचिंग ने उसकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया कि सब ठीक है। वही शादी में मौजूद सभी लोग इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वे अविश्वास में बड़बड़ाने लगे कि क्या यंग मास्टर गुचिंग सचमुच रेड डीमंस का मास्टर है। कुछ लोगों ने तो ये तक पूछ लिया कि अगर ऐसा है तो क्या वो टैबू एपॉक से भी पहले का कोई महान अस्तित्व है। एक कल्टिवेटर ने कहा कि अब सब समझ में आता है, शायद यंग मास्टर गुचिंग किसी सुप्रीम बीइंग का रिकार्नेशन है और यही उसकी इतनी भयावह कल्टिवेशन स्पीड का असली कारण है। बुद्धिस्ट टेम्पल के एक मोक ने अमित भा का उच्चारण करते हुए कहा कि यदि यंग मास्टर चैनक का उसके साथ ऐसा संबंध था तो डीमन ब्यूरिंग एबस से उसका बच निकलना भी निश्चित रूप से उसी की योजना रही होगी। फिर उन सभी कल्टिवेटर्स का क्या जिन्होंने उस समय उसे घेरने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। दूसरे कल्टिवेटर्स ने कहा कि भले ही शादी के दिन किसी को कोफिन और कॉर्प्स उपहार में देना अशुभ माना जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक इमोर्टल का कॉर्प्स ऐसा खजाना है जिसे अनगिनत डाउ अचीवर्स पाने की इच्छा रखते हैं। इससे वे सोचने लगे कि क्या दोनों के बीच का रिश्ता वास्तव में इतना गहरा है। दूसरी ओर गचंग ने बिना किसी चिंता के उनकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि क्या यही वो मोटा मोक है जो पहले जियांग चैन के साथ हर समय घूमता रहता था। उधर लॉन हेड डाउ अचीवर ने टेलीपैथी के जरिए यूनशिया वैली एंसेस्टर से कहा कि रेड डीमंस उसे जो एहसास दे रही है वो वन आइड ओल्ड एंसेस्टर और एंशिएंट बुद्ध चना दोनों को मिलाकर भी उससे कहीं अधिक भयावह यनशो वैली एंसेस्टर ने जवाब दिया कि उसका इतना अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। उसने उसे याद दिलाया कि ये गुड फैमिली का क्षेत्र है और उसकी मुद्रा देखकर लगता है कि आज उन्हें एक शानदार तमाशा देखने को मिलेगा। जैसे ही चांग होंगी आगे बढ़ी, आधार ने अपना स्पीयर निकालकर उसे रोकने की कोशिश की। चांग हंगई ने उसे तुरंत पहचान लिया और पूछा कि क्या वो गुचैंग के ट्रू ब्लड की एक बूंद से बना है। इसके बाद उसने बस हल्के से अपना हाथ आगे बढ़ाया। लाल डेमोनिक एनर्जी उसके हाथ से उमड़ पड़ी और उसने अदार को इतनी जोर से उछाल दिया कि वह हवा को चीरता हुआ सीधा माउंट एवरेस्ट तक जा गिरा। चांगी की जबरदस्त पावर को अपनी आंखों से देखकर गुनियर अंदर ही अंदर सदमे में पड़ गई। उसने सोचा कि आर एक डाउ अचीवर है, फिर भी चांग हंगई ने उसे इतनी आसानी से ऐसे उछाल कर फेंक दिया मानो वह कोई मामूली इंसान हो। गुचैंग ने चांग हंगई
की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि उसके तरीके अब एंशंट हेवनली वेनरेट ऑन फ्री इनकारनेशन से भी आगे निकल चुके हैं। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि वो लगभग पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। उसी समय मिंगकोंग ने टेलीपैथी के जरिए चुपचाप गुचिंग से कहा कि उसके डावू इंजरीज अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए उसे चंगई से सीधे टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने याद दिलाया कि उनके पास अभी भी गु फैमिली के पुराने एंसेस्टर्स मौजूद हैं। गचिंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद गुचिंग आगे बढ़ा, दोनों हाथ फैलाए और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा कि ये सच है कि उसके पास कुछ विशेष इनहेरिटेंसेस है और चांग हंगई का उससे एक संबंध भी है। उसने समझाया कि उस समय उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और इस डर से कि वो हर जगह तबाही मचा देगी, वो खुद डीमन ब्यूरिंग एबिस गया था ताकि उसे दोबारा सील कर सके। उसने आगे कहा कि वो ऐसा करने में सिर्फ अपनी शक्ति की कमी की वजह से असफल रहा था, न कि इसलिए क्योंकि वो उसका कोई साथी या षड्यंत्रकारी था जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे थे। गुचैंग की बात सुनने के बाद भीड़ ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सारी बात स्पष्ट हो गई है, लेकिन बौद्धिस्ट टेम्पल का वो मुंह फिर भी धीमी आवाज में बड़बड़ाया कि ये सब कुछ ज्यादा ही संयोग जैसा लग रहा है। तभी जियांग चुचू आगे आई और ऊंची आवाज में कहा कि वो इस बात की गवाही दे सकती है। उसने बताया कि उस समय डीमन ब्यूरिंग एबस की यात्रा में एंसेस्ट्रल ह्यूमन पैलेस भी शामिल था। अगर उस समय रेड डीमंस का दिमाग पूरी तरह अस्त व्यस्त न होता तो यंग मास्टर चैनग और वो दोनों वही अपनी जान गवा चुके होते। इसके बाद गुरचेंग की एक और वुमेन स्काई डियर आगे आई और सबकी तरफ देखकर पूछा कि क्या किसी को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। उसने कहा कि अगर यंग मास्टर चेंग ने सचमुच डीमन वर्ल्ड पर कोई एहसान किया होता और उसे बचाया होता तो चांग होंगे आज इतनी आक्रामक होकर यहाँ कभी नहीं आती। उसने गर्व से घोषणा की कि यंग मास्टर चेंग ने डीमन वर्ल्ड पर उपकार किया है। भले ही डीमन वर्ल्ड छोटा हो, लेकिन वहाँ के लोग अपने उपकार करने वालों का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। फिर एक और महिला आगे बढ़ी और उसकी बात से सहमत होते हुए बोली कि ये औरत बेहद घमंडी और दबंग है। यंग मास्टर चैन की शादी के दिन भी उसने जरा भी सम्मान नहीं दिखाया, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यंग मास्टर चंग ने कभी उसकी जान बचाई हो। उसने आगे कहा कि अगर किसी पिछले जन्म में यंग मास्टर सिंह का उसके साथ कोई संबंध भी रहा हो तो उसका वर्तमान जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी महिलाओं की एक के बाद एक प्रतिक्रिया देखकर भी मिगोंग के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। वो पूरे समय शांत और निर्विकार खड़ी रही। दूसरी ओर ल्यूली के भाई ने चुपचाप टेलीपैथी के जरिए ब्लैक रो आदमी से मजाक करते हुए कहा कि आखिर किसने कहा था कि बहुत सारी औरतें होना बुरी बात है। उसने हंसते हुए कहा कि ब्रदर गकी वाइब्स का पूरा ग्रुप तो मुश्किल की घड़ी में सचमुच बढ़ चढ़ कर साथ देता है। ब्लैक रोबोट आदमी ने अपनी बाहें सीने पर बांधते हुए जवाब दिया कि सामने डीमन माउंटेन की मास्टर खड़ी है, उसकी तो सिर्फ एक नजर पड़ने भर से उसकी सोल ही निकल जाए। इसलिए इन महिलाओं की हिम्मत सचमुच काबिले तारीफ है। उनकी बात सुनकर सिक्स्थ क्राउन प्रिंस भी सहमति में सिर हिलाने लगा। इधर लगातार हो रही फुसफुसाहट से चामुई चिढ़ गई। उसने ठंडी आवाज में सबको अपने मुंह बंद करने का आदेश दिया और अब कल्टीवेशन प्रेशर छोड़ते हुए ऐलान किया कि अगर किसी ने एक शब्द भी और बोला तो वो उन सबका अंत कर देगी। इसके बाद मिंग ने व्यंग भरे स्वर में पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा गलत कहा है। उसने चांग हो गई पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ अपनी आसमान छूती कल्टीवेशन उनके भरोसे आज के दिन खासतौर पर उनकी शादी में परेशानी खड़ी करने आई है। उसने कहा कि ये बेहद छोटी सोच वाली हरकत है। चिंग होंगी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली कि उसने कब कहा था कि वो आज यहाँ परेशानी खड़ी करने आई है। अगले ही पल वह बिजली जैसी रफ्तार से मिंगकोंग के सामने पहुंच गई और डरावनी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसे उसका लाया हुआ उपहार पसंद नहीं आया। लेकिन मिंगकोंग के चेहरे पर डर की जरा सी भी झलक नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि इस औरत का काम करने का तरीका बिल्कुल पुराने गुशेंग जैसा ही है। तभी चांग हंगई ने टेलीपैथी के जरिए मिंगकोंग से कहा कि वो सचमुच बड़ी दयनीय है। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ गुचेंग से इतना प्यार करके वो उसका ध्यान अपनी ओर खींच पाएगी। चांग हंगई ने कहा कि वो तो बस एक पोर है और अंत में उसकी किस्मत भी उससे बेहतर नहीं होगी। मिंगकोंग ने भी टेलीपैथी के जरिए शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा कि अगर उसके पास और कुछ नहीं है तो कृपया यहाँ से चली जाए। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा कि अगर वो यहाँ परेशानी खड़ी करने आई है तो उसने गलत जगह चुन ली है। उधर एंसेस्टर नानजोर से हंस पड़े और गुशनियर के मास्टर से बोले कि क्या उन्होंने देखा, यही होती है गो फैमिली की असली बहू। तभी एक
ब्राउन रोबोट। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा कि इस रेड डीमंस की ताकत की गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। गुशान एयर के मास्टर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एंसेस्टर नान से कहा कि उनका दिल सचमुच बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें पता भी है कि मास्टर ऑफ डीमन माउंटेन के सामने तो वो कुछ ही चालों में हार जाएंगे। एंसेस्टर नान मुस्कुराकर बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, आखिर वे फैमिली के पुराने एंसेस्टर्स में सबसे पीछे की रैंक्स में आते हैं और वैसे भी उनका मास्टर अभी भी यही मौजूद है। इसी बीच चांग हंगई ने गुचैंग की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो सिर्फ एक प्याला वेडिंग वाइन पी सकती है। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या मास्टर को इससे कोई आपत्ति है। गुचंग मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला कि जो भी यहाँ आता है वो उनका मेहमान होता है। फिर उसने विनम्रता से उसे बैठकर वेडिंग वाइन का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। यूनन शाओ वैली एंसेस्टर ऊपर से पूरा दृश्य देख रहा था। उसने टेलीपैथी के जरिए अपने साथियों से कहा कि ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि रेड डीमंस और गचिंग के बीच का रिश्ता बेहद रहस्यमय और समझ से परे है। मास्क मैन ने जवाब दिया कि ये औरत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसे डर है कि वह इस पूरे खेल की सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड साबित हो सकती है। लॉन्ग हेड डाओ अचीवर ने भी अपनी चिंता जताते हुए कहा कि उसे डर है कि उनके परिवारों के फाउंडेशन लेवल पुराने एक्सपर्ट्स भी शायद उसका सामना ना कर पाए। यूनन शाओ वैली एंसेस्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि इस मामले पर उन्हें विस्तार से चर्चा करनी होगी। जब सब कुछ शांत हो गया तब गुचिंग आगे आया और सभी से कहा कि ये बस एक छोटा सा व्यवधान था। उसने मुस्कुराते हुए सभी से बैंक्वेट को दोबारा जारी रखने का अनुरोध किया। इसी बीच चांग हंगई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपने पुराने अतीत की यादों को याद करने लगी। उसकी स्मृतियों में छोटी सी होंगी खुशी से अपने मास्टर से कह रही थी कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो मास्टर से ही शादी करेगी और उनसे वादा करने को कह रही थी। उस समय पुराने गुचिंग ने मुस्कुराकर उससे कहा था कि पहले वो बड़ी तो हो जाए फिर ऐसी बातें करना। अगले ही पल दृश्य बदल गया। चांग हंगी आराम से सोफा पर बैठी थी। उसने अपने पैर डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे और बिल्कुल किसी फाइनल बॉस की तरह पूरे माहौल पर हावी थी। उसने वहाँ मौजूद सभी महिलाओं को चुनौती देते हुए कहा कि अभी कुछ देर पहले तो सब बहुत बोल रही थी, अब वो यहीं बैठकर उनकी बातें सुनेगी, इसलिए जो कहना है खुलकर कहें। स्काई डियर ने तनाव भरे चेहरे के साथ टेलीपैथी में एम्प्रेस से कहा कि क्या इस औरत का दिमाग सचमुच खराब है। पूरे हॉल में बैठे लोगों के चेहरों पर पसीना छलक रहा था। एम्प्रेस ने शांत स्वर में जवाब दिया कि ये बात तो साफ दिखाई दे रही है। फिर एक पीले बालों वाली लड़की ने सीनियर यंग जी से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी डरावनी इंसान नहीं देखी और उसे तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो औरत सिर्फ उसकी तरफ देख भी ले तो उसकी जान निकल जाएगी। इंगजी ने उसे देखकर कहा कि अभी कुछ देर पहले तो वही सबसे जोर जोर से बोल रही थी। फिर उसने चेतावनी दी कि इसमें जरा भी शक मत करना। अगर चांग होंगई ने अपनी एक उंगली भी हिला दी तो उनकी पूरी टेबल सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगी। इसके बाद ल्यूक्सियन ने सबकी तरफ देखकर कहा कि उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं कहा था। नीले कपड़ों वाली लड़की ने बेबसी से जवाब दिया कि इसे ही लोग बिना वजह फंस जाना कहते हैं। उधर चुचू ने तनाव भरे चेहरे के साथ मन ही मन सोचा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी फिर से फाइनल बॉस जैसी चांग होंगी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने पूछा कि क्या सबके मुंह बंद हो गए हैं और ताना मारते हुए कहा कि अभी कुछ देर पहले तो सब बहुत बोल रहे थे, अब बोलते क्यों नहीं। इसी दौरान माउंट एवरेस्ट पर जागीर अदार को खुद भी पता नहीं चला कि उसने दुनिया का सबसे तेज पहाड़ चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए सोच रहा था कि आखिर उसे एक थप्पड़ ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। शादी का समारोह कई घंटे तक चलता रहा। उसके बाद एक सर्वेंट गुचैक के पास आया और सम्मान पूर्वक बोला कि स्काई डियर्स और बाकी सभी महिलाएं उनसे निजी तौर पर मिलना चाहती है। ये सुनकर गुचैंग ने मन ही मन सोचा कि आखिर वे सभी उससे अकेले में क्यों मिलना चाहती है। सर्वेंट ने सिर हिलाकर कहा कि जी हाँ, उनमें से ज्यादातर उनसे अलग अलग निजी तौर पर बात करना चाहती है। गुचंग इस अनुरोध से थोड़ा चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग सचमुच पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर उसने अपना चेहरा मिंगकोंग की ओर घुमाया। मिंगकोंग ने पूछा कि वो उसकी तरफ क्यों देख रहा है। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर उसका मन है तो वो चला जाए, चाहे सुबह तक बातें करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गुशनियर मुस्कुराते हुए उसे छेड़ने लगी। उसने कहा कि अगर उसका जाने का मन है तो वो चला जाए, आज रात वो उसकी पत्नी का साथ दे देगी और उसके साथ समय बिताएगी। गुचैन मुस्कुराया और नार्तो की अल्टीमेट पावर शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि शादी की पहली रात सबसे
सबसे महत्वपूर्ण काम तो स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। ये कहते हुए उसने अपने 4 क्लोनर्स बना दिए। फिर मुस्कुराकर बोला कि अब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और किसी में भी देरी नहीं होगी। अंत में उसने गुसियानर से कहा कि बच्चे जाकर कहीं और खेले। रात का दृश्य बदलकर चुचू और गुचैक पर आ गया। चुचू ने धीमी आवाज में कहा कि वो जानती है कि ऐसी रात में उन्हें बाहर बुलाना थोड़ा जिद्दीपन था, लेकिन वो सचमुच उनसे कुछ बातें करना चाहती थी। उसने पूछा कि क्या वो उसे थोड़ा सा समय दे सकते हैं। उसने वादा किया कि इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। कुचेंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो उसके साथ थोड़ा टहलना चाहता था। उसने ये भी कहा कि मिंगकोंग को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर दृश्य एमरेस की तरफ बदल गया। एमरेस ने कहा कि वह उन्हें एक चेतावनी देना चाहती है। उसने बताया कि बैंक्वेट में कई लोग उस इमोर्टल कॉर्ड्स पर लालच भरी नजर रखे हुए हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि संभव है कि वे सब मिलकर कोई योजना बनाएं। इतना कहने के बाद उसने उनकी इस खास रात में बाधा डालने के लिए माफी भी मांगी। गुचिंग ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, मिंगकोंग इसे अच्छी तरह समझती है। गाइस, मुझे लगता है कि वो सब गुचिंग और मिंगकोंग के प्राइवेट सेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दृश्य स्काई डियर गॉडेस की ओर चला गया। उसने गचंग से पूछा कि इतने लंबे समय से उनकी मुलाकात नहीं हुई तो क्या उनके पास उससे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। गचिंग मुस्कुराकर बोला कि क्या उन्होंने ये तय नहीं किया था कि उनका रिश्ता सिर्फ प्लेटोनिक रोमांस रहेगा। उसने मजाक में पूछा कि क्या उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन ही अब काफी नहीं रहा। स्काई डियर गॉडेस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि क्या वो कुछ ज्यादा ही सतर्क नहीं हो रहे। आखिर उनकी मौजूदा ताकत के सामने वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर उसने मुस्कुराकर दोबारा पूछा कि क्या यू मिंगकोंग को बुरा नहीं लगेगा कि वो आधी रात को उनके समय में बाधा डाल रही है। गोचिंग ने चमकती मुस्कान के साथ जवाब दिया कि कोई बात नहीं। उसने कहा कि वो मिंगकोंग की उदारता को कम आंक रही है। वास्तव में मिंगाकोंग का दिल बहुत बड़ा है। हाँ ब्रो, हम समझते हैं कि मिंगकोंग ने डिस्टरबेंस का बुरा क्यों नहीं माना, क्योंकि तुम उसके साथ नाइट सेशन खत्म कर रहे हो।